Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Yeah, we'll discuss about your doubts. Good morning, sir. Good morning. So over here, it is given that in the pulley system shown, a movable pulley A, B, and C have mass M each. D and E are fixed pulleys, and the strings are vertical, the light and inextensible. Then our aim is to find out tension throughout the string is same and it is equal to mg by 3. तो find out करना इसमें tension कितना है and pulley A and B has acceleration of A और B का और acceleration find out करना है और या C का भी acceleration find out करना है. तो tension और different जो pulley है उसका acceleration find out करना है. over here जो pulley है massless नहीं दिया है, pulley का mass दिया है. Okay. So we can just identify what are the forces acting on the system. Then हम लोग जो equation use करके tension और बाकी सब find out कर सकते हैं. तो assume that tension in the string is equal to take it as T. ये same string है, वो इधर से भी pass कर रहा है. तो same string में tension same ही रहेगा. तो same string इधर से भी pass कर रहा है, तो इसमें भी tension T होगा. सेम इधर से पास कर रहा है, इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा और इसमें भी टेंशन टी होगा. तो अब देख सकता है सेम स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट में टेंशन का मतलब स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट में टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. अभी अगर आप अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका ये जो पुल्ली है उसका मास भी है, like this pulley A having a mass m and pulley B is also having a mass m and pulley C is also having a mass m. तो हम देख सकता है इसमें क्या क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो इसके ऊपर इसका वेट एक्सर्ट करेगा mg, इसके ऊपर ये पुल्ली का वेट एक्सर्ट करेगा mg, इसके ऊपर भी वेट एक्सर्ट करेगा mg. तो दीज आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो हमेशा हम लोग देखेगा टेंशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. तो इधर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन नहीं है बिकॉज कुछ कॉन्टैक्ट सरफेसेस नहीं है. नाउ आप इक्विलिब्रियम सॉरी इसका लाइक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकता है. अगर मान लो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस मास ब्लॉक ए ओवर हियर, तो ब्लॉक ए को देखो, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है व्हिच इज टी एंड 2t अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और t डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है और एक वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है. सेम एज लाइक दैट अगर मान लो मैंने अगर ये जो ब्लॉक भी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा
तो ब्लॉक बी है, सो यू कैन राइट ऑन ब्लॉक बी, इसका जो अपोर डायरेक्शन में टेंशन एक्सर्ट कर 2T. रहा है टी एंड टी, तो पूरा मिला के अपोर डायरेक्शन में 2T हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T हो गया, और इसका वेट हो गया mg। नाउ आप ब्लॉक सी को देख सकता है, तो ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट ब्लॉक सी के ऊपर अपोर डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है टेंशन ऑफ 2T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है mg, एंड उसका मास m है। ओके, तभी आप देख सकता है कि आप ब्लॉक ए और या पुल्ली ए और पुल्ली बी को देखो, वो दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो तो सेम ही है। देखो 2T ऊपर एक्सर्ट कर रहा है और mg नीचे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, T mg नीचे एक्सर्ट कर रहा है, तो दोनों के ऊपर फोर्स सेम है, तो दोनों के ऊपर मास भी सेम है दोनों का, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, so we can say that the acceleration of these two blocks are going to be same, वो हमको पता नहीं है कौन सा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहा है, तो just assume that this is going to move downward direction। अगर A downward direction में A acceleration कर रहा है, तो B भी downward direction में से A से acceleration करना चाहिए, because आप देखो net force acting on A के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना B के ऊपर भी एक्सर्ट कर रहा है, मास भी सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। समझ में आ बात? अभी आप देख सकता है A और B का एक्सेलरेशन अगर सेम है, तो ये जो C है उसका एक्सेलरेशन क्या है वो हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशंस यूज करके फाइंड आउट कर सकता है। तो देखते हैं C का एक्सेलरेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B। Sir, we can do this by summation of TA, right? Yes. ये अगर ब्लॉक है तो इस पुल्ली दी है ना, ब्लॉक्स T डॉट A ब्लॉक में लिखता ना, ये पुल्ली पे है ना ये, Okay. वरना वो पुल्ली को जो ब्लॉक का जो पुल्ली को मासलेस कंसीडर करके ब्लॉक को कनेक्ट करके ऐसा करना पड़ेगा, Okay. या आप कंस्ट्रेंट रिलेशन ढूंढ सकता है। तो हमने क्या कंसीडर किया है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमने A कंसीडर किया है, एंड ये जो B का एक्सेलरेशन भी उसको भी हमने A कंसीडर किया है। तभी आप देखो अगर इसका ये जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन हो गया A एंड ये पुल्ली का एक्सेलरेशन हो गया A, अगर इसका एक्सेलरेशन पता नहीं है, मतलब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने x कंसीडर कर रहा हूँ, तो अब मैंने पुल्ली B का कंस्ट्रेंट रिलेशन देखो, ये पुल्ली B को देखो, लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A, राइट साइड में जो स्ट्रिंग है इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन x हमने अज्यूम किया है, एंड दिस पुल्ली इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A। X तो हम is लोग equal इसके to लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a, हमारा पुल्ली का इक्वेशन। तो x का वैल्यू क्या A. मिलेगा 2 माइनस a, और x इज इक्वल टू a। तो हमको पता चला a जो x का वैल्यू है वो भी a है, तो दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। तो अगर ये स्ट्रिंग डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन कर रहा है a से, तो ये स्ट्रिंग अपवर्ड जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a। तो आप ढूंढ सकता है ये जो स्ट्रिंग है उसका एक्सेलरेशन क्या है, तो फिर से हमने इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने x अज्यूम कर दिया। तभी पुल्ली A को आप देखो, A का लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है वो हमने अज्यूम किया है इट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन x, एंड राइट साइड में जो स्ट्रिंग है वो हमने फाइंड आउट किया है, राइट साइड में जो स्ट्रिंग है इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, and this pulley is going to move downward with an acceleration of a। अगर हमने इसका देखे तो इसके लिए हमने इक्वेशन लिख सकता है a is equal to x Sir, minus how a did you find divided out by that 2। that string will move upward? How will find out string? Sir, how did you get that the string will move upward? I didn't understand that. a जो इसका वैल्यू हमको a मिला डाउनवर्ड है, समझ में हाँ, आया? okay, okay, हाँ, तो वो नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, हाँ, समझ गया। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। yes. So we can write the equation for this, that is 2a is equal to x minus a, yeah, thus we can take this, but 3a is a value of x, right? तो हम लोग देख सकते हैं ये जो इसका जो वैल्यू क्या हो गया 3a हो गया, तो ये 3a से डाउनवर्ड जाने वाला है। अगर ये 3a से डाउनवर्ड जाएगा तो बोल सकता है ये जो स्ट्रिंग है वो 3a से ऊपर जाएगा, करेक्ट? सो यू कैन राइट ये पुल्ली में this is going to move upward direction with an acceleration of 3a, and this is going to move with an acceleration of a downward। तो इसका क्या रहेगा 3a minus a by 2, मतलब 2a by a, that means this will is equal to a।
समय में तो A और B एक A एक्सेलरेशन से अगर नीचे आएगा तो C A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. Got it? तो अभी हम लोगों को पता चला कि A जो C है उसका एक्सेलरेशन रहेगा A in upward direction. अभी हम लोग सबका इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर मतलब मान लो ब्लॉक A के लिए मैंने इक्वेशन लिख रहा हूँ. तो फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg and T. Force acting upward direction is 2T. तो अब लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg minus T, mg plus T minus 2T. That is mg minus T is equal to m into A, mass into acceleration. Equation number 1. अभी आप ये C का फ्री बॉडी डायग्राम C के लिए इक्वेशन लिख दो. तो क्या मिलेगा 2T acting in upward direction, mg acting in downward direction is equal to nothing but m into A. Take it as equation number 2. 2T minus mg is equal to m into A because it is moving with an acceleration A in upward direction. अभी हम लोग इसको मतलब ये दोनों को ऐड करके T का वैल्यू A का वैल्यू निकाल सकता है. A का वैल्यू निकाले तो बाकी सब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकता है. तो फॉर दैट पर्पस अगर मान लो मैंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, so we are going to get 2T minus 2mg will get it as 2mg minus 2T is equal to 2 into m into A. Equation number 1. फिर इन दोनों का ऐड कर दे तो plus 2T and minus 2T get cancel. We'll get that this is mg is equal to nothing but 3 into m into A. तो 3 into m into A. तो A का वैल्यू मिलेगा that is equal to g divided by 3. So A का वैल्यू मिल गया तो T का वैल्यू ढूंढ सकता है. अगर मान लो इक्वेशन से हम T का वैल्यू ले सकता है that is mg minus m है. तो दिस इज mg minus m into A का वैल्यू था g divided by 3. तो टेंशन का वैल्यू रहेगा that is equal to 2mg divided by 3. सबका वैल्यू मिला तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. Over here tension throughout the string is same and that is equal to mg by 3. वो गलत है, वो 2mg by 3 होना चाहिए. Pulley A, B and C have acceleration of g by 3 each in downward direction and C has an acceleration of g by 3 in upward Right, sir. direction. ये सही है. Pulley A and B, C all have an acceleration of g by 3 downward. No. Pulley A has an acceleration of g by 3 downward direction. Pulley B and C have no. So only that B option is correct. Got it. Yes. अब लिख दो उसको. Sir, if we consider each pulley as an individual block and draw FBD for them, then we can do by tension tension Yeah, method. tension method. Yes, correct. Done, sir. Yeah. Wait. Yeah. Sir, but in this question, how did you know that A and B will move down?
वो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेके कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग जो डायरेक्शन सेलेक्ट किया है वो गलत है करके पता चलेगा। Okay. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो आप वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, मतलब if we have taken upward then मतलब तो फिर उल्टा आता मतलब सब कुछ या मतलब नेगेटिव में आता। आपको सब सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू -g/3 आएगा, Okay. तो आपको पता चलेगा हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो गलत है ऐसा, मतलब हमने जो डायरेक्शन किया अज्यूम किया उसका ऑपोजिट है ऐसा। Yes sir. ओके, इसका कंस्ट्रेंट लिखना है तो टी डॉट ए भी कर सकता है, मतलब वो ब्लॉक को, मतलब इसको पुली को मास जैसा उसका मास कंसीडर करके वो भी कर सकता है। Yes, sir. I did with that method. I got the same answer. या हो गया। Yes, sir. या सबको अगर मतलब टी डॉट ए मेथड करना है तो भी वी कैन फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज हमने ये कंसिडर किया कि इसका जो एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन है वो सेम है, एंड अगर आप ए देखिएगा एंड इसका मास m है, तब इसको ब्लॉक जैसा कंसिडर करें तो इसके ऊपर टेंशन एक्सर्ट कर रहा है 2t अपवर्ड t डाउनवर्ड, तो पूरा मिला के t हो गया, एंड इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड। अगर आप इसको देखिएगा तो इसका मास था m, इसमें भी सेम सिचुएशन है, t ऊपर और a नीचे। अगर आप इसको देखिएगा तो इसका मास m था एंड उसके ऊपर 2t ऊपर, एंड इसका एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, वो तो ढूंढना था। तो if you are assuming that it is moving with an acceleration a dash in upward direction, तो t dot a and the entire system should be equal to 0। तो इसका t dot a करेगा तो t and a are in opposite direction, तो माइनस टी ए आएगा। इसमें भी करेगा तो भी माइनस टी ए आएगा, इसके करेगा तो प्लस 2t a dash आएगा, that is equal to nothing but 0। t dot a for the entire system should be equal to 0। तो 2t a dash should be equal to 2t a, तो 2t get cancelled, we'll get the value of a dash is equal to a, प्लस सेम एक्सेलरेशन रहेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन। Next one is given that two particles of mass m1 and m2 are released from rest on a smooth wedge of mass m, वो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री से नॉट इक्वल टू 45 of mass m, then the reaction force on the wedge due to the ground is equal to, तो हमको normal reaction between the ground and wedge ढूंढना है, and wedge remains at rest if m1 is equal to m2. The wedge remains stationary if m1 by m2 is tan theta. If m1 is greater than m2, the wedge will accelerate towards right with an acceleration of, तो अगर ये पूरा इसका इक्वेशन लेके हम लोग इसको एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें 3 ब्लॉक्स आर देयर, कॉन्टैक्ट पोस्ट भी है, तो थोड़ा लेंथी होगा। तो फर्स्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं व्हाट आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सिस्टम। तो इसमें इसका जो मास है वो m है, तो यू कैन राइट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, mg एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एक्सर्ट करेगा m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एक्सर्ट करेगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये दो सरफेस के बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। लेट्स से ए इसके ऊपर n1 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर भी n1 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, एंड इसके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। मान लो ए इसके ऊपर n2 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, तो ये इसके ऊपर n2 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, एंड जो सरफेस है वो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा n3, राइट। और कुछ फोर्स है या अभी बिकॉज ऑफ
this forces a like a smooth surface पे रखा है, तो क्या होगा? It may move with some acceleration. We don't know what about the value of acceleration. Our aim is to find out the value of that acceleration only. So assume that it is moving with some acceleration a towards right. तो अगर ये जो wedge है वो towards right move कर रहा है with an acceleration a, and जो mass m1 और m2 है वो उसके ऊपर ही है, तो m1 and m2 are moving with respect to the wedge. तो इसका मतलब with respect to ground observe करना difficult रहेगा, because का net acceleration will be equal to acceleration of block with respect to wedge plus acceleration of wedge. So in a situation like when something is moving on another platform, it is always better to observe with respect to an observer on the platform. तो आप ऐसा सोचो, एक observer ये wedge पे है and that is observing the motion of m1 and m2. तो अगर आप हम लोग ये wedge में बैठ के देखेगा, so we know that this m2 is going to move relative to this wedge along this direction with some acceleration, let's say that is a2, and this m1 is going to move along this direction related to the wedge with an acceleration a1. So a1 is not the acceleration with respect to ground, acceleration of m1 with respect to ground, and acceleration of m2 with respect to wedge is taken as nothing but a2, and with respect to wedge हमने a1 consider किया. ये समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है. अभी देखो हमने इधर ऑब्जर्वर को ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर किया है which is moving with acceleration a. तो अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया है, वो एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, so we need to consider pseudo force. तो हम लोग pseudo force भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो इसके ऊपर other than all these forces एक pseudo force एक्सर्ट करेगा a डायरेक्शन में, that we can take it as m2a, in a direction opposite to the direction of acceleration of frame of reference, and इधर भी एक्सर्ट करेगा as pseudo force of m2 into a, m1 into a. समझ में आया? सर ये लास्ट वाला बोलो. m1 m2 ये वाला The observer देखो ऐसा frame of reference में है which is moving with an acceleration a. yes sir. तो observer, if the observer is in a frame of reference which is moving with acceleration a, so to apply Newton's laws of motion we need to consider pseudo force. तो समझ गया सर. तो इसलिए वो m1 के ऊपर m1 into a एक्सर्ट कर रहा है, m2 के ऊपर भी m1 into a एक्सर्ट कर. तो this is in a frame of reference which is moving with acceleration a. तो ये हो गया पूरा फोर्सेस. इसमें कुछ डाउट है? नो सर. तो हम लोग ग्रेविटी लिखा, mg लिखा और नॉर्मल रिएक्शन लिखा हर एक कॉन्टैक्ट सर्फेसेस का. तो 3 कॉन्टैक्ट सर्फेस है तो 3 नॉर्मल रिएक्शन हो गया और स्यूडो फोर्स हो गया, वो भी लिख दिया. ओके. अभी हम लोग फाइंड आउट कर सकता है इसका ये जो एक्सेलरेशन है a1 और a2 का वैल्यू क्या है, या हम लोग हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके ये लाइक इसका जो एक्सेलरेशन a का वैल्यू क्या है वो भी फाइंड आउट कर सकता है. Sir, so m1g cos theta will be equal to capital M into a sin theta, right? Capital M into a sin theta. No, m1g cos theta is equal to n1 plus m1a का component. Sir, वो perpendicular direction में component same रहता है ना? हाँ पर yes ऐसा. Contact तो force. a का भी component आएगा ना? Yes. m1a का भी component आएगा. तो हम लोग अभी एक का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा. अगर मान लो मैंने m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा, तो assume that I'm just drawing the free body diagram for m1. मतलब ये जो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ कर रहा है, तो देखो m1 में ये डायरेक्शन में तो अभी ये मूव करेगा with respect to wedge, तो it is going to move only through this path. Okay, so I'm just going to resolve all the forces along this direction and perpendicular to this. समझा? Along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane. And ये जो एंगल है इसको क्या दिया गया था क्वेश्चन में, थीटा दिया था. अब देख सकता है ये डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा and that force will be equal to nothing but m1g का एक कंपोनेंट ये होगा m1g sin theta and m1g का ए वाला कंपोनेंट हो जाएगा m1g cos theta. समझा? Yes. And
अभी वेट का हो गया, अभी कौन सा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन व्हेन वी आर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम वी विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय द wedge ऑन द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। तो हमने ये हो गया इसके ऊपर n1 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा। और कौन सा था, ये स्यूडो फोर्स था m1a, एंड वी कैन ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स आल्सो। तो उसके लिए स्यूडो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में था, ये डायरेक्शन में था। स्यूडो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड उसका वैल्यू था m1a। अभी हमने m1a का कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। तो अब देख सकता है इफ दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, राइट। तो m1a का a वाला कंपोनेंट, तो वी कैन राइट द कंपोनेंट ऑफ m1a along this direction will be equal to nothing but m1a cos theta, and this component will be equal to m1a sin theta. समझ में आया? Yes, sir. m1a ये डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा था एंड ये एंगल थीटा था, इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, m1a cos theta and m1a sin theta. Got it? Yes. Now तो ये हो गया all the forces which are acting on this block of mass m1, and हमने assume किया है this is going to move with an acceleration of a1। तो आपको अगर इसका acceleration ढूंढना है तो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकता है m1a cos theta plus m1g sin theta divided by m will be equal to the value of a1। Got it? तो और आप इधर से ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकता है n1 plus m1a sin theta will be equal to nothing but m1g cos theta। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन n1 का वैल्यू मिलेगा that is equal to m1g cos theta minus m1g cos theta minus m1a sin theta। समझ में आया? m1g cos theta minus m1a sin theta। तो हमको m1 का वैल्यू मिला। ऐसा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, n2 का वैल्यू भी ढूंढना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो n2 m2 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा तब देख सकता है इसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस इज गोइंग टू मूव along the direction of inclined plane along the inclined plane something like this, and a एंगल को थीटा दिया था, a 90 है तो ये एंगल क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो m2g है, m2g का a वाला कंपोनेंट होगा m2g cos थीटा। तो ये होगा m2g cos थीटा। एक्चुअली अगर थीटा होता है m2g sin थीटा होना चाहिए, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो m2g cos थीटा हो गया डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज m2g sin थीटा हो गया। समझा? इसके अलावा कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस और वर्ज ऑन दिस m2 इज दैट हमने अज्यूम किया दैट इज इक्वल टू n2। और क्या है उसके ऊपर स्यूडो फोर्स है, तो स्यूडो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था ये डायरेक्शन में, एंड दिस इज नथिंग बट m2 into a, एंड m2a है तो m2a का तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या a एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको इसका कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता है। तो m2a का a वाला कंपोनेंट होगा दैट इज m2a cos theta, and this component will be equal to nothing but m2a sin theta। समझ में आया? And it is moving along this direction with an acceleration a2। तो इसमें से आप a2 का वैल्यू ढूंढ सकता है in terms of like m2g cos theta minus m2a sin theta divided by m, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन n2 है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। अभी देखो इसमें से हम लोग n2 का वैल्यू निकाल सकता है। द वैल्यू ऑफ n2 should be equal to, as it is not moving perpendicular to the inclined plane, this n2 should be equal to m2a cos theta minus m2g sin theta। समझ में आया?
तो हमको n1 और m2 का वैल्यू n2 का वैल्यू मिला है। अभी हमको फाइंड आउट करना सर, था ये जो वर्ड्स है, प्लस बोलो बेटा। प्लस होगा सर। हाँ सर प्लस होगा वो m2g sin theta plus plus सेम m2a cos डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन है plus m2a cos theta। yes। अभी ये देख सकते हैं हमको m1 और m2 का वैल्यू मिला है एंड आर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वर्ड्स। तो अभी देखना है वर्ड्स के ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। नाउ वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वर्ड्स। तो अगर आप वर्ड्स को देखिएगा तो वर्ड्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है n1, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है n2, मतलब और बाकी सब वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्सेस है। तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आप देख लो, ठीक है। दैट मींस तो ओवर हियर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, दैट वी कैन टेक इट एज लिमिट n1 एंड ये डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, दैट वी कैन टेक इट एज n2। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ n2 एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो n1 एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ए एंगल थीटा है तो वी कैन राइट दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ए क्या रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा। सो वी कैन राइट दिस component will be equal to n1 cos 90 minus theta, that will be equal to n1 sin theta towards right। ऐसा n2 का भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता है। तो ये एंगल क्या था 90 माइनस थीटा था, तो फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ओवर हियर। तब देख सकते हैं ये इसका पैरेलल है और इसका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या रहेगा थीटा रहेगा। तो n2 का ये वाला कंपोनेंट रहेगा n2 cos theta। तभी आप ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देख रहे हैं, तो वी कैन राइट if you are just observing the forces acting only along the horizontal direction on this wedge, तो wedge का मास m था, इसके ऊपर a डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है which is n1 sin theta and a डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है that is n2 cos theta and it is moving with an acceleration that is equal to a। got it? तो अभी हम लोग लिख सकता है what about the like इसके लिए इक्वेशन लिख दो। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा n1 sin theta minus m2 cos theta is equal to m into a। टेक इट एज इक्वेशन नंबर like 3। अभी हम लोग इसके अंदर rm is to find out the value of acceleration of this over here। तो अभी n1 और n2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो n1 का वैल्यू क्या था, n1 का वैल्यू था m1g cos theta minus m1a sin theta into sin theta minus m2 का वैल्यू था, n2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था which is m2a cos theta plus m2g sin theta into cos theta is equal to m into a। तो we can write, अभी हमने सब a का वैल्यू एक साइड में लिखे, एक मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू ढूंढ सकता है। देर क्या आएगा m1g cos theta sin theta minus m1a sin square theta minus we can write m2a cos square theta minus negative of तो minus m2g sin theta cos theta, m2g sin theta cos theta is equal to nothing but capital letter m into a। अभी एक का टर्म सब एक साथ लिख दो, तो you can write this m1g cos theta sin theta, एक का टर्म है, minus m2g sin theta cos theta is equal to, अब इधर लिख सकता है m into m plus m1a m1 sin square theta minus इसको सर वो m a होगा ना। ये तो अलग अलग था सर, a1 a2 क्या? और a था ना, a1 a2 और a था ना सर, सब a थोड़ी थे, मतलब जो दोनों बॉल थोड़ी नहीं, सेम नहीं, स्पीड पे नहीं, नीचे आएंगे।
नहीं नहीं, ये सबका जो एक्सेलरेशन sir, ऑफ वर्ड्स yes, का sir. मैंने ये लिया था, हाँ yes sir. एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, हाँ sir. वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा, हमने परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन दिया ना, तो के का Yes, sir, वो नहीं yes. आता। तो m1 sin स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड में लिखो, a को कॉमन ले लो, तो m प्लस m1 sin स्क्वायर थीटा, ए बी प्लस में आएगा तो m2 cos स्क्वायर थीटा, या नहीं है ना, सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू, हम लोग g sin थीटा cos थीटा को कॉमन लिख सकता है, g sin थीटा cos थीटा को कॉमन लेगा तो बाकी क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 into, या g तो लिख दिया, डिवाइडेड बाय m प्लस दिस इज m1 sin स्क्वायर थीटा प्लस m1 sin स्क्वायर थीटा प्लस m2 cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। समझा? अभी देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा है, तो या ओवर हियर क्या कि वो sin स्क्वायर, नहीं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, Sir, B होगा. Sir, can Yeah. you explain the part again? which one? So this second last step, what you did? कौन सा, ए वाला पार्ट? Yes, sir. ये कुछ नहीं, हमने Yes, sir. इसको लाइक मल्टीप्लाई किया है और इसको अरेंज करके लिखा है, तो जो भी a का टर्म है वो राइट साइड में लिखा, इधर a का टर्म है ना m1 a sin स्क्वायर थीटा, वो राइट साइड में लिखा, तो m1 a sin स्क्वायर थीटा, इधर भी a का टर्म था m2 a cos स्क्वायर थीटा, तो इसको राइट साइड में लिखा, तो m2 a cos स्क्वायर थीटा, और फिर a को कॉमन लिया। Okay. Thank you, sir. Sir, तो अब इधर आप हाँ बोलो बेटा। sir, I'm having one doubt. Sir, the components on the perpendicular to the inclined plane will be equal, right? या लाइक अलोंग दी, लाइक अगर आप उसको इंक्लाइन प्लेन को देखिएगा तो जो ब्लॉक, जो पार्टिकल मूव कर रहा है थ्रू द इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी नहीं जाएगा और इंक्लाइन प्लेन Yes. से बाहर भी नहीं जाएगा, तो एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन इज जीरो, तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस, या परपेंडिकुलर दिस इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ऐसा। Sir, so can't we directly find the acceleration by this, like g cos theta should be there along the normal direction, and if we apply pseudo force, then we can कौन equate. सा g cos theta बेटा? G cos theta will be there on the normal, in the opposite to the normal. Sir, if मतलब या समझा, मतलब ये डायरेक्शन में mg cos theta का बात कर रहा है, yes, या mg cos theta will be there, and suppose if the wedge is moving on the right hand side, it is moving towards right. mg cos theta इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं, ऐसा हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लोग पहले नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना पड़ेगा। Okay. तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन वो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, mg sin theta mg cos theta प्लस जो pseudo force का कंपोनेंट है, Yes, sir, but we know that वही लिखा है। it will not move in vertical direction, so can't we directly do by that? या हमने बेसिकली वही लिखा है, बट अगर डायग्राम ड्रॉ करके लिखेगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखो हमने वही लिखा है m2g cos theta प्लस m2g sin theta, उसका कंपोनेंट लेके लिखा है। Okay. अगर आपको मतलब विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। Okay. तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हेन दैट एक्सेलरेशन, अभी आप इसमें से देख सकते हैं ऑप्शन में जो फाइनल ए का वैल्यू है, इसमें अगर ये m1 और m2 का वैल्यू सेम हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या जीरो हो जाएगा, तो वो वर्ड एक्सेलरेट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ वर्ड विल बी इक्वल टू जीरो। तो अभी आप एक एक ऑप्शन देख सकता है, like reaction force on the wedge due to the ground is equal to m1 plus m2 plus m into g। अगर m1 और m2 रेस्ट पे है तो रिएक्शन फोर्स ये आएगा, है ना, पूरा का वेट एक्सर्ट करेगा, बट ये m1 और m2 मूव कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स ये नहीं आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब अगर हमारे पास एक वेज है, उसमें एक ब्लॉक ऑफ मास m1 रखा है, अगर अटैच करके रखा है,
ये M2 इस पे रखा है, ये भी अटैच करके रखा है, तो नो डाउट इसका वेट और इसका वेट और इसका वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करने वाला है. बट ओवर हियर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका पूरा वेट mg इधर नहीं आएगा, mg का कंपोनेंट ही आएगा. तो इट इज लाइक इसका जो वेट है वो नहीं रहेगा. And wedge remains at rest if m1 is equal to m2. ये तो हमने आइडेंटिफाई किया है. Wedge remains stationary if m1 by m2 is equal to tan theta. No, वो तो मैंने already find out किया है. And if m1 is greater than m2, m1 is greater than m2, हमने इसके लिए इक्वेशन लिखा है that cos square m1 plus sin square m2 आएगा. Okay, not sin square of that. Sir, बोलो बेटा. sir, can you tell again how you got second option? मतलब बेटा ये इक्वेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया, ए का एक्सेलरेशन ही फाइंड, वर्ज का ए क्या है, वर्ज का एक्सेलरेशन है ना ये. तो क्वेश्चन में वो पूछा है व्हेन दिस एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू 0. तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा, व्हेन दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0. अच्छा समझ. समझा. वो कब 0 कब होगा, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, मींस दोनों का मास अगर सेम है तो. Yes. Sir, can you zoom out? या yes. ये पार्ट लिखना है. बेसिकली इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो इम्पोर्टेंट है, और सूडो फोर्स लेना है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लाइक एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट का दूसरा सरफेस में मूव कर रहा है तो Sir, सूडो हर फोर्स केस कंसीडर में करना जब पड़ेगा. फंक्शन में रहेगा तो सूडो फोर्स लगाना है. तो सूडो फोर्स लगा के करना इजी रहेगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट. Okay, sir. Hello, sir. बोलो बेटा. बोलो. So can you zoom in the diagram, that triangle one? This one. Yes, sir. Yeah, sir, done. Yeah.
Next one is given that three identical cylinders, each of mass m, are arranged in a triangle as shown, with the bottom of 2 lying on the ground. There is no friction anywhere. The horizontal force F is applied on the left cylinder, such that all 3 cylinder remains in contact as they move. Then our aim is to find out what about the minimum force so that they will move together, and what about the maximum force so that they will move together. The greatest possible value of F and the least possible value of F. इसका मतलब है अगर मान लो हमने कुछ फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा तो वी कैन से दैट ये जो ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसका वेट की वजह से वो नीचे आएगा और दोनों ब्लॉक दो साइड में लाइक सेपरेट हो जाएगा. मतलब इफ आई एम नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स ओवर हियर, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है इसका जो वेट mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा. तो ये इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लेट्स से n1 एक्सर्ट करेगा, इसके ऊपर n2 एक्सर्ट करेगा. बिकॉज ऑफ दैट ये राइट साइड में जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा. तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा. ठीक है, तो लाइक वो सेपरेशन हो सकता है उसके बीच में. तो अगर सेपरेशन नहीं होना है, एज इट इज ये मूव करना चाहिए एक साथ, तो उसके लिए मैक्सिमम को फोर्स कितना एक्सर्ट कर सकता है, और सॉरी मिनिमम फोर्स कितना एक्सर्ट करना है. अगर हमने ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा कि अगर आप अज्यूम कर रहे हैं इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a over here, तो इफ द सिस्टम इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a towards right, तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है m है. वो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट a डायरेक्शन एक्सर्ट करेगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो m a cos थीटा एक्सर्ट करेगा. बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरफ मूव कर सकता है, मतलब इसका बीच में जो कांटेक्ट है वो लाइक लॉस भी हो सकता है. ओके, तो मिनिमम बोलो बेटा. सर हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग लेफ्ट सिलेंडर का मतलब क्या है एग्जैक्टली? हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में जो सिलेंडर है इसके ऊपर हाँ. हम लोग फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहे हैं ना. अच्छा, ओके, तो मिनिमम के लिए कंडीशन है इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर हमने ऐसा छोड़ दिया तो इधर का नॉर्मल इसके बीच में मतलब वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, या मिनिमम कंडीशन देखना है. अगर मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन क्या है, इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए. So that are the conditions for like the maxima or the value of its minima. Sir, how you तो हम लोग को came to know this condition? like हमने ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर हमने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मान लो मैंने एफ एक्सर्ट नहीं कर रहा, तो एफ एक्सर्ट नहीं कर रहा है, तो अब देखो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. Just remember that all these questions that we are discussing are somewhat difficult questions. Okay, तो इससे आपको थोड़ा मतलब और आइडिया मिलेगा हमने लाइक ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे देखना है या उसका इक्विलिब्रियम कैसे देखना है. ठीक है, तो आप ऐसा वे लेंथी क्वेश्चंस है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस मतलब मेंस में तो नहीं आएगा, तो देखकर डरने का जरूरत नहीं है. ओके, तो अभी इसका लाइक ये इसके ऊपर इसका जो वेट है वो mg एक्सर्ट करेगा, इसका भी वेट एक्सर्ट करेगा, इसका भी वेट एक्सर्ट करेगा, एंड ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना, और ये दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा. तो अगर ये इसके ऊपर n1 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर भी ये इसके ऊपर n2 का नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शंस, लाइक ए n2 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और ये सॉरी n1 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, और ये जो n2 है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा. बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों ब्लॉक सेपरेट होके जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सेपरेशन होगा तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं ये दोनों के बीच में नहीं रहेगा. लाइक m2 और m1 का बीच में अगर सेपरेशन हो गया तो क्या होगा कि इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा. Yes, sir. करेक्ट, तो जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन.
अगर हमने ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करे तो एज वी डिस्कस्ड इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो सूडो फोर्स एक्सर्ट करके सूडो फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन हो सकता है, ताकि इसका बीच में जो कांटेक्ट है वो लॉस हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या देखना है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। मिनिमम के लिए कंडीशन क्या हो गया, इसमें नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। समझा? Yes, sir. तो पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एक सिचुएशन में ये इसका वैल्यू या नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू N2 का वैल्यू 0 करके मैक्सिमम, या इसका बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको 0 करके मिनिमम का वैल्यू हम लोग देख सकता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो if you're observing the free body diagram of this object, तो अब बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। लेट्स से ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन है। assume that this normal reaction I'm taking it as nothing but N1, and ये इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, लेट्स से N1, एंड ये दोनों के बीच में भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा। उसको मैंने जस्ट N2 कंसिडर कर रहा है और इसको भी N2 कंसिडर कर रहा है। ऐसा ये दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको मैंने N3 कंसिडर कर रहा है और इसको भी N3 कंसिडर कर रहा है। तो N3 is the normal reaction between this, let's say this block A, इसको B और इसको C मान लो। A और B के क्रॉस N1 और A और C के क्रॉस N2, एंड A और C का B और C के बीच में लाइक N3। अभी हम लोग देख सकता है इसके ऊपर मैंने फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक साथ मूव करना चाहिए। तो द सिस्टम इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन A। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक साथ मूव करेगा तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है। तो वी कैन राइट दिस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन इज नथिंग बट F is equal to total mass, we can take it as nothing but 3m, assume that each one is having a mass m over here. So 3m into acceleration, that we can take it as A. तो फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन मिला, F is equal to 3m into A। अभी हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअली देख रहे हैं। अगर जो ब्लॉक स्पीयर A है उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेगा तो यू कैन, जो ऊपर जो ब्लॉक रखा है, तो यू कैन राइट व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। एक तो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा N2 वाला फोर्स, एंड एक एक्सर्ट करेगा ए डायरेक्शन में, ये हो गया N1, और इसका वेट एक्सर्ट करेगा mg, राइट। इसके अलावा कुछ फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग देख सकते हैं कौन सी ब्लॉक है, ए ब्लॉक ना, या ब्लॉक ए वाला, और इसको हमने ये कंसीडर कर रहा, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए का ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा। अभी अब देखो ये ब्लॉक ए है, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ओके, तो ये तो मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। तो वी कैन राइट दिस एंगल विल बी इक्वल टू नथिंग बट 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो वर्टिकल से देखे तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। तो N1 का ए वाला कंपोनेंट होगा N1 cos 30 एंड इसका भी होगा N1 cos 30। So you can write that will be equal to N1 cos 30 is √3 divided by 2, right? And इसका कंपोनेंट होगा N2 cos 30, that is N2 √3 divided by 2। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना बेटा, तो इसका 60 है ना, Yes, sorry. नहीं तो इसका भी 60। तो अपवर्ड डायरेक्शन, बोलो बेटा, बोलो। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज N1 √3 by 2 plus N2 √3 by 2। So we can write that is equal to N1 plus N2 into √3 divided by 2 is the value of force acting in upward direction, that should be equal to this object mg. So we can write the value of N1 plus N2 should be equal to, N1 plus N2 should be equal to nothing but 2 mg divided by √3 होना चाहिए। Take it as equation number 1 over here। Okay? अभी हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा है, मतलब क्या बोला बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा है ये? स्फीयर है ना बेटा, तो रेडियस सबका लाइक 2r का ट्रायंगल मिलेगा ना।
सर पर उसमें दिया थोड़ी ना कि सारे स्पीयर सेम साइज के। आइडेंटिकल स्पीयर दिया है। आइडेंटिकल स्फीयर हाँ, हाँ। दिया। ओके, तो 2r का ईच साइड 60 पे आएगा, सेंटर को हमने ज्वाइन किया है। ओके, नाउ इफ यू आर लाइक ऑब्जर्विंग दी लाइक थिंग्स अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अगर हमने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेगा तो आप ए फोर्स को उसका कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता है। तो n1 का ए वाला कंपोनेंट that will be equal to n1 sin 30, that is n1 divided by 2, and इसका a वाला component हो जाएगा which is n2 divided by 2, and this is moving with an acceleration of a towards right. तो ये हम लोग वर्टिकली लिखा था इक्वेशन, अगर सेम ब्लॉक के लिए अगर हॉरिजॉन्टली इक्वेशन लिखेगा, so you can write that is equal to n1 towards right, that is n1 divided by 2, minus n2 towards left, n2 divided by 2, is equal to mass into acceleration, that is equal, that we can take it as m into a. So you can write this is n1 minus n2 is equal to, we can take it as nothing but 2 into m into a, and a का वैल्यू हम लोग f का टर्म में लिख सकता है, a का वैल्यू था which is और m into a का वैल्यू है that is f divided by 3, तो m a का जगह पे हम लोग f divided by 3 लिख सकता है। तो take it as equation number 2, that is n1 minus n2 is equal to 2f divided by 3। ये समझ में आया? सर सेम बोलो बेटा। सूडो फोर्स तो लेफ्ट साइड में लगेगा ना, मतलब एक्सीलरेशन नहीं, लेफ्ट साइड में होगा। हमने लाइक इसको ऊपर बैठ के ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वी आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये रिलेटिवली मूव नहीं कर रहा ना बेटा, ए बी सी एक साथ मूव कर रहा है। यस सर। तो हम लोग ग्राउंड से देख रहा है, वो ए के ऊपर से या बी के ऊपर या सी के ऊपर से नहीं देख रहा है। ओके, हम लोग स्यूडो फोर्स कब लिखता है, इफ ए इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी सी और समथिंग मूव कर रहा है, तो हम लोग एक ऑब्जर्वर को बी पे मान लेगा, उधर से हम लोग ऑब्जर्व करेगा। हियर इस सिस्टम दे आर मूविंग टुगेदर। सर वो Got it. F3 कैसे आया? यस सर, गॉट इट। बोलो बेटा, क्या बोला है? सर वो MA3 कैसे आया? ए ऑलरेडी लिखा था ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरा सिस्टम एक साथ जाता ना। तो m इनटू a का वैल्यू क्या हो गया, f/3 हो गया। f/3। तो इसलिए हमने वो जो इसका जगह पे m इनटू a का जगह पे f/3 लिखा है। तो n1 minus n2 by 2 is f/3, तो this is n1 minus n2 is 2f/3, 2f/3। सर मेंस Got it. में भी सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। मैंने बोला है मेंस में 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो उस हिसाब से क्वेश्चन देगा। ये आप जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप मतलब ऐसा ले सकता है, ठीक है। ओके सर एडवांस में तो आ सकते हैं ना? हाँ, एडवांस में आएगा तो एडवांस में उसका मार्क्स भी ज्यादा रहेगा, समझा। ऐसा क्वेश्चन में क्या रहता है कि दे विल गिव लाइक ऐसा पैराग्राफ जैसा देता है, तो वो पैराग्राफ में अंदर 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो इट इज लाइक 3-4 क्वेश्चन जैसा है। एक बड़ा पैराग्राफ देगा तो फिर पूछेगा इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो उसके एक क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन किया उसका एक क्वेश्चन हो गया, ऐसा समझा। तो सब ताकि आप 5-10 मिनट लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इश्यूज नहीं है। सुंदर एडवांस लेवल के मतलब क्या है सो अभी आपको अगर इसका एंड Sir, can you explain this again, please? कौन सा पार्ट है बेटा? Sir, I didn't understand. Can you please explain this again? Question. यस, ये हमने जो 3 ब्लॉक है उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, उसके ऊपर हम लोग फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, Yes. वो तीनों एक साथ मूव करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर मिनिमम फोर्स कितना एक्सर्ट करना चाहिए या मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सर्ट करना चाहिए वो पूछा है। तो आज दे आर मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन, हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहा, तो इट इज गोइंग टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू 3m इनटू ए, टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। Yes. फिर हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देख रहा है। तो फर्स्ट हमने ऑब्जर्व किया है ये ब्लॉक ए ओवर हियर, तो ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड्स लाइक
ये डायरेक्शन में एक्सर्ट कर इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, ये डायरेक्शन में एक्सर्ट कर इसका नॉर्मल रिएक्शन N2 एंड इसका वेट एक्सर्ट कर रहा है mg. तो वी कैन राइट, अभी हमने ये जो नॉर्मल रिएक्शन को उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है वर्टिकल, तो वर्टिकल से मिलेगा N1 plus N2 into √3/2 is equal to mg. तो उसमें से N1 plus N2 का वैल्यू मिलेगा that is 2 mg divided by √3. अभी हमने इसको हॉरिजॉन्टली देखा, तो हॉरिजॉन्टली देखे तो इसका राइट साइड में जो फोर्स है N1/2, लेफ्ट साइड में फोर्स है N2/2 एंड एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a. तो हमने लिखा N2/2 minus M1/2 minus N2/2 is equal to mass into acceleration. Yes, sir. Got And it. m into a का वैल्यू f/3 था, तो हमने N2 minus N1 को 2f/3 लिखा है. Yes, sir. टेक Got दिस it. इक्वेशन नंबर 2. अभी हम लोग देख रहा है कि लाइक हमारा जो सी ब्लॉक है उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको देखते हैं. तो इफ यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर लेट्स से ब्लॉक सी, तो ब्लॉक सी के ऊपर ये जो बी है इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर सकता है ए डायरेक्शन में N3 एंड ए इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर सकता है N2. अदर देन दैट इसका वेट एक्सर्ट कर सकता है mg, राइट. दीज आर द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन. तब देख सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू मूव, ये तीनों एक साथ ही मूव कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू मूव विद एन एक्सेलरेशन a ओवर हियर. तब देख सकता है इसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू नथिंग बट 60. तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 का एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट वी कैन टेक इट एज N2 cos 60. N2 cos 60 so but N2 divided by 2 एंड जो N3 है, N3 का कंपोनेंट भी एक्सर्ट प्लस N3 should be equal to m into a. That we can take it as equation number 3. फिर से आप ma को लिख सकते हैं बिकॉज हमको f का टर्म आंसर फाइंड आउट करना है. तो N2 divided by 2 plus N3 is equal to, we can take it as this ma का वैल्यू क्या था, f divided by 3 था. तो इसको आप लिख सकता है f divided by 3. Take it as equation number 3. Okay. Now हम लोग जो देखो N2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है. अभी हम लोग को अगर मिनिमम फोर्स का वैल्यू ढूंढना है, तो मिनिमम फोर्स के लिए कंडीशन क्या है कि ब्लॉक बी और सी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 होना चाहिए. दैट मींस द वैल्यू ऑफ N3 शुड बी इक्वल टू 0. तो हम लोग लिख सकता है F मिनिमम के लिए कंडीशन क्या हो सकता है. सर मेरे को सेकंड We वाला can इक्वेशन write समझा नहीं, मतलब इज इक्वल्स टू ma कैसे आया, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो होगा ना ma. मैंने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है. इसके ऊपर राइट में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है N1 डिवाइडेड बाय 2 और लेफ्ट में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है N2 डिवाइडेड बाय 2. ये समझा. सर वो वाला नहीं सर, वो जो अभी आपने किया ना थर्ड वाला वो. ओके थर्ड वाला. हाँ, इसका मैंने लाइक सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है. या ओके तो इसके ऊपर N3 is acting towards right and N2 is acting along this direction. तो N2 का कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है. N2 cos 60 is N2 by 2 plus N3 is a net force acting towards right. उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ. ओके ओके सर अभी समझा. मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि नहीं वो लेफ्ट में होना चाहिए ना तो इसके. तो N2 divided by 2 plus N3 is equal to nothing but m into a. Take it as equation number 3. क्या ma का वैल्यू f/3 है ऑलरेडी हमने जो लिखा है. तो N2 by 2 plus N3 is equal to nothing but f/3. अभी हम लोग देख रहे हैं इसका जो मिनिमम फोर्स है उसके लिए कंडीशन क्या है. तो मिनिमम फोर्स एक्सर्ट करना है ताकि N3 का वैल्यू कुछ वैल्यू मतलब N3 0 नहीं होना चाहिए. तो मिनिमम फोर्स के लिए कंडीशन है द वैल्यू ऑफ F मिनिमम इतना तो एक्सर्ट करना चाहिए ताकि द वैल्यू ऑफ N3 इज नॉट इक्वल टू 0. सो कंडीशन में लिखेगा द वैल्यू ऑफ N3 शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर उससे कम फोर्स, अगर हमने N3 को 0 करके हमने जो फोर्स फाइंड आउट करेगा उससे कम एक्सर्ट करेगा तो N3 का वैल्यू 0 होगा. तो लाइक दे विल नॉट बी एबल टू मूव टुगेदर. तो N3 का वैल्यू 0 हम लोग पुट कर सकते हैं ए इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में.
So n2, so that we can find out the value of f minimum, it means n2 divided by 2 should be equal to f divided by 3. n3 का वैल्यू 0 ये पुट करके तो हम लोग को n2 का वैल्यू मिलेगा in terms of f. So the value of n2 is going to be nothing but 2f divided by 3. अभी ऑलरेडी हमने अभी देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक n2 का वैल्यू है in terms of f, और n1 माइनस n2 का एक इक्वेशन है, और n1 प्लस n2 का एक इक्वेशन. मतलब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाय √3 था. एंड दूसरा इक्वेशन है n1, सेकेंड इक्वेशन देखो, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू नथिंग बट 2f डिवाइडेड बाय 3 है. तो हम लोग इसमें से लाइक ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकता है. ये जो n2 का वैल्यू है फाइंड आउट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ f. करेक्ट. ऐसा अगर आप सेम है तो f मिनिमम का वैल्यू के लिए, अगर आपको f मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कंडीशन क्या होगा, this is going to lose a contact between these two surfaces. तो ये सरफेस का कांटेक्ट लूज करेगा तो उधर का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने क्या कंसीडर किया था, n2 कंसीडर किया था. तो हम लोग सेम ही इक्वेशन है, इक्वेशन को चेंज करने का जरूरत नहीं है. हम लोग क्या करेगा, ये जो n2 का वैल्यू को 0 करेगा, n2 का वैल्यू 0 करके हम लोग फिर से f का वैल्यू फाइंड आउट करेगा इन टर्म्स ऑफ n1. करेक्ट. तो बेसिकली हम लोग इसका फ्री डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके लिए इक्वेशन लिखना है, एंड मिनिमम कंडीशन क्या है और मैक्सिमम का कंडीशन क्या है उतना पता होना चाहिए. मिनिमम कंडीशन होगा n3 इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम कंडीशन होगा n2 इज इक्वल टू 0. Sir, can you explain? कौन सा बटा बटा Yeah, n2 को 0 क्यों किया? अगर कंडीशन क्या होना चाहिए, ए एक साथ मूव करना चाहिए. हम लोगों ने अगर इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कर दिया, let's say it is moving with an acceleration of a over here, तो अब देख सकता है अगर मान लो if you're observing with respect to an observer on the system, तो इसके ऊपर pseudo force लगेगा ma का. तो pseudo force का एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा. लेट्स से दिस एंगल थीटा है तो ma cos थीटा लगेगा, और इसका वेट का जो कंपोनेंट है वो एक्सर्ट करेगा, लेट्स से दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा. अगर ये ma cos थीटा का वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि इट विल लूज अ कांटेक्ट विद द सरफेस. मतलब ये ऐसा गिर जाएगा. जो ऊपर का जो ब्लॉक है, अगर हमने ज्यादा एक्सेलरेशन कर रहा है तो ऊपर का जो ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड में आएगा. आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, अगर मान लो आपने कुछ बॉटल वगैरह बुक के ऊपर रखा है और हमने सडनली अगर उसको एक्सेलरेशन कर रहा है तो क्या होगा, वो बुक नीचे गिर जाएगा. ठीक है. तो सेम एज लाइक दैट, अगर हमने इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन देगा तो ये जो ब्लॉक है ये स्यूडो फोर्स की वजह से ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा. तो इसके बीच में जो कांटेक्ट है वो लूज हो जाएगा. तो एक साथ मूव करना चाहिए, मतलब उसके बीच में जो कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए. तो अगर उसके बीच में जो कांटेक्ट लूज हो गया तो उस दर का जो नॉर्मल डायरेक्शन उसको हमने n2 लिखा था, तो n2 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. इसलिए मैक्सिमम का कंडीशन हमने लिखा है n2 इज इक्वल टू 0. Yes, sir. Got it. It is given that a cart carrying a small package. What is the previous question's final answer? अब उसका सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा क्या है आंसर. आई थिंक mg by उसका √3 आ रहा है. मिनिमम का वैल्यू, या मिनिमम का वैल्यू आपको मिलेगा mg by √3 हाँ. एंड मैक्सिमम का वैल्यू मिलेगा √3 mg. Yes. सब्स्टिट्यूट कर दो, मिलेगा. इसमें क्या देखिए, cart is cart is carrying a small package A on a smooth horizontal cylindrical surface, is moving up a smooth fixed incline with a constant acceleration A. Move up with the
Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.